अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 जो रिलेटेड है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 12 से रिलेटेड है। अब उसमें पावर की बात की गई है, पैरेलल और सीरीज में कैसे वेरिएशन होता है। अगर हम देखें कॉन्सेप्ट तो हमें पता है कि जब दो इंस्ट्रूमेंट कोई भी है, ये दो सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, पर V वोल्ट अप्लाई किया, इनकी पावर रेटिंग क्या है, P1 है। यहाँ से एक चीज क्या क्लियर है कि देखिए P जो होता है पावर का फॉर्मूला हमारे पास V² भी होता है, VI² भी होता है और VI भी होता है। यहाँ क्वेश्चन आता है अगर मैं पूछूं कि भाई पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली, सीधी सी बात है। यहाँ पर कांस्टेंट को आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट दिया हुआ है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, और अगर करंट कांस्टेंट दिया हुआ है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। अच्छा, इसी फॉर्मूले से अगर देखें तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या R इक्वल टू V²/P, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। अच्छा, यहाँ जो P1, P2, P3 दिया हुआ है, ये सब क्या है, P1, P2 रेटिंग दी होती है। रेटिंग से क्या मतलब होता है कि भाई किस वोल्टेज पर, किस पावर पर आइडियल कंडीशन है जिस पर ये काम करेगा। जैसे यहाँ हमें दिया हुआ P1, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। यहाँ जो करंट निकल के आएगी वो बताएगी कि कितना आइडियल कंडीशन में करंट ये कंज्यूम करेगा, या इससे कम करंट देने पर उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इससे ज्यादा करंट देने पर वो जो बल्ब होगा या इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या कर जाएगा, जल जाएगा। तो यहाँ से एक कंडीशन मिलती है। अगर यहाँ से देखें तो हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअल पावर या ब्राइटनेस की अगर हम बात करें, ब्राइटनेस जो रिप्रेजेंट करता है वो एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड को रिप्रेजेंट करता है। और ब्राइटनेस क्या है, यहाँ से देखें तो P डैश इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रोपोर्शनल टू R होगा। और R किसके केस में, ये अगर सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में, तो यहाँ से P डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। ये चीज ध्यान रखना है कि अगर सीरीज में है, मान लीजिए जिसका पावर ज्यादा होगा वो लेस पावर कंज्यूम करेगा, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी। या इसको ऐसे समझिए कि अगर 60 वॉट बल्ब एंड 100 वॉट बल्ब आप कनेक्ट कर दीजिए सीरीज में, तो कौन ज्यादा ब्राइट जलता है, सीरीज में 60 वॉट वाला बल्ब ज्यादा ब्राइट जलता है, 60 वॉट बल्ब ब्राइटर होता है। अगर यही चीज हम पैरेलल में देखें तो पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल में P इज प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है एंड R इज प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। तो यहाँ P डैश की बात करें तो ये सीधा P डैश इज प्रोपोर्शनल टू P आ जाता है। तो एक चीज क्या यहाँ से पता चलती है कि जिसका पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। इसका मतलब कि अगर 100 और 60 वाले केस में यहाँ 100 वॉट बल्ब जो होगा वो ज्यादा ब्राइटर होगा, 100 वॉट बल्ब ब्राइटर वो करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 100 वॉट बल्ब B1 and 260 watt bulb B2 and B3 are connected to a 250 volt source as shown in figure. Now W1, W2, W3 are the output powers of bulbs B1, B2 and B3 respectively. Then अब इसमें हमें बताना है कौन ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो B1 दिया हुआ है यहाँ पर 100 वॉट बल्ब, और B2 दिया हुआ है 60 वॉट बल्ब, और B3 दिया हुआ है 60 वॉट बल्ब। ये चीज तो B1 और B2 क्या है, तो सीरीज में हमें पता है कि P डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड हेंस P डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। मतलब कौन ज्यादा ब्राइट होगा, कौन ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, जिसकी रेटिंग कम होगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो W2 है वो ग्रेटर देन W1 आता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए B3,
B3 पर वोल्टेज कितना अप्लाई होगा, 250 वोल्ट अप्लाई हो जाएगा। ये पूरा वोल्टेज यहाँ पैरेलल में होने की वजह से इस पर अप्लाई होगा, और ये 250 वोल्ट जाकर इस पर और इस पर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 60 वाट बल्ब पर ज्यादा वोल्टेज अप्लाई होगा तो इसका पावर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो है B3 W3 इज ग्रेटर देन W2 एंड W2 एंड W1। इसका मतलब यहाँ से आ गया W3 इज ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W1। ये ऑप्शन जो अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन डी निकल के आएगा और डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये क्लास 12 कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। अब हमें क्या पता है कि यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर अगर आप कनेक्ट करते हो उनको आपस में, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, और इसमें चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों पर क्या हो, सेम पोटेंशियल ना आ जाए। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कॉमन पोटेंशियल जो होता है वो क्या निकल के आता है, कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू आता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमें मिलता है कॉमन पोटेंशियल के लिए। कब मिलता है, जब दोनों के पॉजिटिव कनेक्ट किए गए। अगर यही चीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनेक्ट कर दिए जाए, यहाँ पर ये पॉजिटिव है और दूसरा कैपेसिटर का नेगेटिव आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो फिर हमें V जो मिलता है वो होता है C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमें फॉर्मूला मिलता है। अच्छा, एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला क्या मिलता है, इसके केस में हमको एनर्जी लॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा यू अगर कहें तो वो मिलता है C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब ये V1 V2 क्या था, इस पर वोल्टेज V1 था, इस पर V2 था पहले कनेक्ट करने से पहले। अच्छा, यही चीज अगर आपके अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, ये मिल जाता है डेल्टा यू जो मिलता है वो C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है भाई। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव सेम कैपेसिटेंस C. One of them is charged to a potential V1 and other to V2. The negative ends of the capacitors are connected together. When the positive ends are also connected, decrease in energy of the combined system. तो अगर यहाँ क्वेश्चन को देखें तो एक चीज क्या क्लियर होती है कि पहली चीज तो दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, और दूसरी चीज ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है और निगेटिव वाले को निगेटिव से कनेक्ट किया गया है। मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट केस फॉलो कर रहा है। तो इसमें हम अगर वैल्यू रख दें C1 और C2 को, C1 सेम C इंटू C अपॉन 2 इंटू C प्लस C इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, C इंटू C अपॉन 2 इंटू 2C इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये C से इसका C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, 1 अपॉन 4 C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन निकल के आएगा C। तो C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, EMI से रिलेटेड है। A short circuit coil is placed in a time varying magnetic field. Electrical power is dissipated due to the current induced in the coil. If the number of turns were to be quadrupled and the wire radius halved, electrical power dissipated would be. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि EMI पर बेस्ड है, तो फैराडे लॉ देखिए सबसे पहले क्या होता है, EMF इंड्यूस्ड का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है फैराडे लॉ से, वो उसका मैग्नीट्यूड आता है यहाँ पर n d phi अपॉन dt, n d phi अपॉन dt। अच्छा भाई, अगर रेजिस्टेंस के बारे में हमें पता है कि R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। अगर आपने क्या किया, इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू रो L अपॉन पाई R स्क्वायर।
अगर आप इस एरिया को 4 टाइम्स रेडियस को हाफ कर रहे हैं, इसका मतलब एरिया को 4 टाइम कम कर रहे हैं। आप एरिया को 4 टाइम कम करेंगे तो A इंटू एल इक्वल टू A1 L1 इक्वल टू A2 L2 से हमें क्या पता चलेगा, एरिया 4 टाइम कम कर दिया तो ये लेंथ जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, हमें पता है कि लेंथ अगर आप n टाइम बढ़ाते हो, L डैश इक्वल टू NL करते हो, तो R डैश इक्वल टू N स्क्वायर L होता है। यहाँ से अगर देखें तो रेजिस्टेंस जो आपका आएगा वो 16R हो जाएगा, रेडियस को हाफ करने पर 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो पावर कंज्यूम्ड की अगर हम बात करें तो पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है E स्क्वायर अपॉन R या V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ पर अगर आप देखिए तो E स्क्वायर बेसिकली प्रोपोर्शनल किसके है, N स्क्वायर के और R। अब इसमें देखिए P डैश अगर आप करने जा रहे हो, P डैश मतलब कि आपने क्वाड्रपल कर दिया नंबर ऑफ टर्न्स को, तो वो हो जाएगा 16 N स्क्वायर, और रेडियस को आपने हाफ किया तो उससे रेजिस्टेंस पर जो इफेक्ट पड़ा वो 16R हो गया। तो 16 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर N स्क्वायर अपॉन R इसके लिए भी रह जाता है। तो यहाँ पर अगर देखिए तो इफेक्ट क्या आता है, N को 4 टाइम्स करने और रेडियस को हाफ करने का वो कोई इफेक्ट होता नहीं है, मतलब हीट डिसिपेटेड या पावर डिस्ट्रॉयड डिसिपेटेड क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 19. The magnetic field lines due to a bar magnet are correctly shown in figure. तो बेसिकली ये रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से। तो क्या क्या प्रॉपर्टी हमें पता है भाई, देखिए सीधी सी बात है, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में इंटर करेंगी, कब, जब वो बाहर होंगी मैग्नेट के, और जब अंदर होंगी मैग्नेट के तो वो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। तो ये सिंपली क्या है, नॉर्थ टू साउथ, बाहर और अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट नजर आएगा। नंबर 20 देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 से रिलेटेड है। An ideal gas is taken through the cycle A, B, C, A as shown in the following figure. If the net heat supplied to the gas in cycle is 5 joule, the work done by the gas in the process CA is। अब यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है और नेट हीट दिया हुआ है 5 जूल है सप्लाइड टू, तो यहाँ पर आपको निकालना है CA का वर्क डन। अब देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, ABC प्रोसेस है, क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। अगर यहाँ पर देखिए कि तीनों प्रोसेस में जो हीट दिया गया है डेल्टा Q इक्वल टू या सिग्मा Q इक्वल टू वो 5 जूल है। तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम थर्ड क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ देखें, फर्स्ट लॉ फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसके लिए क्या होता है कि सिग्मा डेल्टा Q इक्वल टू होता है सिग्मा या W, जितना नेटवर्क होगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होता है साइक्लिक प्रोसेस में। रीजन क्या है, क्योंकि डेल्टा U जो है वो 0 होता है, कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज होता नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर टोटल वर्क डन निकल के आएगा वो 5 जूल के बराबर आएगा। पॉजिटिव 5 जूल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। सो अगर अब हम यहाँ पर देखें कि प्रोसेस A टू B, प्रोसेस A टू B क्या है, कौन सा प्रोसेस है A टू B, ये वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम है। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट या आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है वर्क डन, WAB इक्वल टू यहाँ निकल के आता है P इंटू V2 माइनस V1, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो यहाँ पर देखिए P तो है 10 और V2 यहाँ आ गया है 2 मीटर क्यूब माइनस 1 मीटर क्यूब, तो निकल के आ जाता है 10 जूल। वर्क डन आया है AB का 10 जूल। अच्छा WBC देखिए, प्रोसेस BC को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, W इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV को अगर आप देखेंगे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो W 0 होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में, इसका मतलब यहाँ पर WBC हो गया 0। अब अगर आप देखिए पूरी साइकिल में तो हमें पता है कि W सिग्मा W इक्वल टू
WAB प्लस WBC प्लस WCA इक्वल टू 5 जूल है। तो यहाँ पर WAB हमें पता है 10 है, प्लस WBC 0 है, प्लस WCA हमें निकालना है एंड 5। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो WCA इक्वल टू आ जाएगा -5 जूल, -5 जूल। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे एक बार लौट के फिर से, तो ये ऑप्शन ए निकल के आएगा जो -5 जूल है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ बीटा इक्वल टू -dV/dP डिवाइडेड बाई V विद P फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली ये आपने पढ़ा हुआ है सॉलिड में क्लास 11। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में है इसलिए VdP प्लस क्या लिखेंगे PdV इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको रीअरेंज करिए तो VdP इक्वल टू हो जाएगा -PdV। अब इसको फिर से रीअरेंज करिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको कि 1/P इक्वल टू -dV/dP इंटू 1/V। यही आपका जो है वहां पर दिया हुआ। इसी को हम लोग बल्क मॉडुलस भी बोलते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/P इक्वल टू बीटा। इस ग्राफ को आप देख के क्या कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि कर्व इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर P है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब is 5 kilovolt and the current through it is 3.2 milliampere. Then the number of electrons striking the target per second. बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बता रखा है कि I इक्वल टू इन्होंने दे रखा है कितना है, I इक्वल टू ये यहाँ पर है 3.2 मिली एम्पियर। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर हम कहें कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर स्ट्राइक करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए I इक्वल टू क्या होता है Q/T और Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू E/T। T दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो यहाँ से अगर देखिए तो I इक्वल टू NE निकल आएगा, तो N इक्वल टू I/E और I दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये आ गया 2 और ये जाकर 16, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 23 देखते हैं। एन आइडियल ब्लैक बॉडी एट रूम टेम्परेचर is thrown into a furnace. It is observed that initially it is the darkest body and at later times the brightest. यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए रीजन क्या है, क्योंकि कोई भी ब्लैक बॉडी जब रूम टेम्परेचर पर है तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है कम होगा। जब उसको फर्नेस में डाल देंगे तो वो गर्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एनर्जी रेडिएटेड क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से ई एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया जो होती है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर के 4 के बराबर होती है। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी एनर्जी रेडिएटेड बढ़ेगी। और अगर हम देखें तो यहाँ पर E इक्वल टू एच न्यू से देखें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे आप देखोगे तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 रिलेटेड है एटम्स चैप्टर क्लास 12 से। यहाँ दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एटम एंड लिथियम
2 plus ion are both in the second excited state. If LH and LLI are their respective electronic angular momenta and EH and ELI their respective energies, then relation बताना है बेसिकली हमें एंगुलर मोमेंटा और एनर्जी का फॉर हाइड्रोजन एंड लिथियम. लिथियम इज ट्वाइस पॉजिटिव. तो बेसिकली हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर. अब सीधी सी बात, आपको जो रिलेशन बताया गया है 12th क्लास में, उसमें क्या है कि अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो सिंपली होता है कि भाई NH/2π. ये सभी के लिए फिक्स्ड है. ये किसका कॉन्सेप्ट था? बोर्स का एंगुलर मोमेंटम या क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल था. तो ये सीधी सी बात है, n पर डिपेंड करता है. और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब कि n इक्वल टू होगा 3. तो ये सभी के लिए L इक्वल टू 3H/2π होगा. वो चाहे हाइड्रोजन हो चाहे लिथियम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. ये तो ये कहानी हो गई. इससे यहाँ से पता चलता है कि LH इक्वल टू LLI होगा लिथियम के लिए. दूसरी बात देखते हैं कि एनर्जी जो निकल के आया था वो En इक्वल टू -13.6 Z² होता था. अब अगर आप यहाँ देखो कि हाइड्रोजन एटम के लिए इसको यूज करोगे तो EH इक्वल टू हो जाएगा -13.6. Z हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है और n इक्वल टू 3 सबके लिए है, तो 3 का यहाँ पर 9 हो जाएगा. तो ये आ जाता है -13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की. लेकिन अगर हम लिथियम के लिए निकालें ELI, तो वहां पर क्या हो जाएगा? -13.6/9 इंटू यहाँ पर आ जाएगा Z3 होता है उसके लिए, तो ये हो जाएगा 9. तो 9 कैंसिल होकर यहाँ पर निकल के आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से एक चीज क्या रिलेशन क्लियर होता है कि जो एनर्जी होगी लिथियम के लिए वो ज्यादा होगी कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में. तो ये यहाँ से ये एक कॉन्सेप्ट, ये इन दोनों को अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट नजर आता है. क्वेश्चन नंबर 25 न्यूक्लियाई चैप्टर से रिलेटेड है, क्लास 12. इसमें आपको पता है कि हाफ लाइफ कैसे निकाला जाता है या हाफ लाइफ और टोटल लाइफ का कैसे रिलेशन होता है. क्वेश्चन देखते हैं क्या है. तो द हाफ लाइफ ऑफ 21580 एस्टेटिन is 100 microsecond. The time taken for the radioactivity of a sample of 215 astatine to decay to 1/16th of its initial value is. अब क्वेश्चन ये है कि एस्टेटिन को 1/16th बचना है. अगर हम देखें हमारे पास एक्सप्रेशन जो निकल के आया था वो आया था N/N0 इक्वल टू 1/2 पावर स्मॉल n. स्मॉल n इक्वल टू होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ. अब देखिए यहां से हमें दिया हुआ है ये 1/16. तो इसका मतलब ये हो गया ये 1/2 पावर यहाँ से 4 आएगा. तो हमें n इक्वल टू मिल गया यहाँ पर 4, और 4 टोटल टाइम कितना लगेगा हमें पता नहीं है, यही निकालना है. हाफ लाइफ दिया हुआ है यहाँ पर इसका एस्टेटिन का 100 माइक्रोसेकेंड. तो टोटल टाइम जो लगेगा इसके लिए ये हो जाएगा 400 माइक्रोसेकेंड. 400 माइक्रोसेकेंड. ये बेसिक सीबीएसई लेवल क्वेश्चन है. तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 26. इसमें आपको बताना है कि कौन सी प्रोसेस में गामा डिके हो रहा है. तो आपको पता है गामा जो होता है एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिके होता है. इसमें ना तो उसमें जेड में चेंज होता है, ना ही उसके एटॉमिक मास में चेंज होता है. मतलब कि ना तो एटॉमिक नंबर ना ही एटॉमिक मास में चेंज होता है, केवल एनर्जी रिलीज होती है. तो अगर आप इसको देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ए में आप देखिए राइट साइड में Z-1 हो जा रहा है, मतलब ये करेक्ट नहीं.
बी में देखेंगे तो z-2 a-3 हो जा रहा है, ये भी करेक्ट नहीं है। सी में देखेंगे तो यहाँ पर z और a में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यही ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर डी देखेंगे तो यहाँ भी z-1 हो जा रहा है, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको पता है अल्फा जब डिके होता है तो z 2 से कम होता है और a जो है 4 से कम हो जाता है, 4 उसमें माइनस हो जाता है। जब बीटा डिके होता है तो अब बीटा दो टाइप का होता है, बीटा पॉजिटिव होता है, बीटा निगेटिव होता है। तो बीटा डिके में हमें मोस्टली क्या ध्यान रखना है कि उसके मास में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, एटॉमिक मास में ए में चेंज नहीं होता है, और गामा डिके में ए और जेड में दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। An observer can see through a pinhole the top end of a thin rod of height h, placed as shown in the figure. The beaker height is 3h and its radius is h. When the beaker is filled with a liquid up to a height 2h, he can see the lower end of the rod. Then the refractive index of the liquid. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि h तो इसका दिया हुआ है कि भाई इसकी हाइट है जो रॉड देख रहा है, दूसरा यहाँ पर इसका रेडियस भी h दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है h बीकर का। टोटल हाइट जो दी हुई है वो 3h है और 2h तक यहाँ पर पानी भर दिया गया, मतलब कि ये वाली हाइट भी h ही है। अब अगर हम यहाँ से देखें इसको कि ये इसका रेडियस मिडिल में जा रहा है यहाँ से ये, तो ये रेडियस यहाँ पर ये भी h है और ये भी h है, तो ये एंगल जो निकल के आएगा वो कितना निकल के चला आएगा यहाँ पर। अभी हमने इसको पानी से नहीं भरा, मान लीजिए पानी से नहीं भरा गया है, तो बिना पानी से भरे हुए ही ये एंगल निकल के आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। 45 डिग्री ये आपको टॉप दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। उसका रीजन है क्योंकि ये भी h है और ये भी h है, tan थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से ये 1 आ जाएगा, दैट इज 45 डिग्री है। अच्छा भाई, अगर हम कहें इसको 2h पानी यहाँ भर दिया 2h तक, तो इसका एंड यहाँ से दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, एक नॉर्मल ड्रॉ करो इस पॉइंट पर, ये इस तरीके से मान लीजिए एक नॉर्मल आपने ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पर। अब देखिए ये नॉर्मल की वजह से यहाँ से एक ये लाइन यहाँ से जाएगी और इसको ये दिखाई पड़ना शुरू हो गया। कैसे इफेक्ट कैसे पड़ा यहाँ पर देखिए, ये एंगल कितना होगा, यहाँ ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, बॉटम दिखाई पड़ना शुरू। अगर आप इस पर ध्यान दें तो ये अगर R है तो ये भी क्या होगा, टोटल R ही होना चाहिए। ये टोटल अगर R है तो ये भी R ही होना चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि R इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा इसमें देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हमारे पास क्या है साइन I म्यू इंटू साइन I इक्वल टू साइन R। R एयर में है इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। यही स्नेल्स लॉ होता है, जिसमें जो एंगल बना हो उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए म्यू निकालना है हमको। साइन I की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ से पता नहीं है, पता करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे अभी बताते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं साइन R 45 डिग्री है तो ये आ गया साइन 120 1/√2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम साइन tan I देखें तो tan I इक्वल टू है क्या, ये h है यहाँ तक और इसका हाइट है 2h, तो tan I इक्वल टू h/2h, दैट इज 1/2। तो अगर हम ट्रायंगल बनाए इसमें तो हमें क्या पता चलता है कि भाई tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 1 है, बेस क्या है 2 है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, यहाँ पर थीटा है। तो यहाँ से या इक्वल टू I कह लीजिए, तो यहाँ से अगर देखें तो साइन I इक्वल टू जो निकल के आएगा
वो निकल के आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/√5, ये निकल के आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर हम रख दें तो म्यू इक्वल्स टू 1/√2 इंटू साइन आई, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो 1/√2 इंटू √5 ऊपर चला जाएगा, तो या म्यू इक्वल्स टू √5/2 ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा, जो ऑप्शन सी है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, क्लास 12। Which one of the following spherical lenses does not exhibit dispersion? The radius of curvature of the surfaces of the lenses are given in the following diagrams. अब इसमें हमें 4 डायग्राम्स दिए गए हैं जिसमें रेडियस उनका मेंशन किया गया है, लेंसेज हैं, और हमें बताना है किसमें किस केस में डिस्पर्शन नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज अगर आप देखिए इनके फोकल लेंथ के बारे में, कोई भी जो कर्व सरफेस होती है, हमने देखा है कि जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो बात आई इसकी फोकल लेंथ। ये μ1 क्या है, μ2 जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है जिससे लेंस बना होता है, और μ1 हमेशा मीडियम का होता है जिसमें वो ग्लास या लेंस रखा होता है। अगर ये एयर है, मोस्टली हम लोग एयर लेकर ही चलते हैं, तो ये 1/f इक्वल्स टू जो है हो जाता है म्यू माइनस 1/1 लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये हो जाता है 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए ये जो डायग्राम इक्वेशन आई है ये फोकल लेंथ बताती है हमारे पास लेंस की। अब देखिए बात आती है कि किस कंडीशन में डिस्पर्शन नहीं होगा। अगर डिस्पर्शन किसी लेंस के थ्रू नहीं होगा तो उसकी एक कंडीशन है कि उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट यहाँ पर f का 1/f का वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका राइट साइड देखें तो d ऑफ म्यू 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू होना चाहिए 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये निकल के आता है r1 इक्वल टू r2। तो केवल वही लेंस से होगा डिस्पर्शन नहीं होगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और r2 दोनों क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ऑप्शन में ऑप्शन सी ऐसा दिया हुआ है जिसमें रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r और r दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 रिलेटेड है वेव ऑप्टिक्स से, और उसमें भी है कि शिफ्ट कितना होता है फ्रिंज अपनी पोजीशन से अगर रे की या वेव की पाथ में हम लोग कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास रख देते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्रिंजेस बन रही हैं, ये यहाँ पर ये इसका सेंट्रल फ्रिंज है, लाइट यहाँ से आ रही थी इस तरीके से, यहाँ सेंटर पे सीधी आ रही थी, एक इधर आ रही थी। अब अगर आपने क्या किया कि यहीं से इसके पाथ में एक ग्लास रख दीजिए टी थिकनेस का अगर ग्लास रख देते हैं तो ये शिफ्ट जो है यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरीके से हो जाए। तो एक्चुअल में शिफ्ट कितना हुआ कि ये वाली पोजीशन जो पहले यहाँ पर थी ये इतना शिफ्ट कर गई है, इसको हम कहते हैं डेल्टा एक्स बोलते हैं कितना शिफ्ट हुआ। तो देखिए हमारे पास क्या था, फॉर्मूला क्या होता है कि पोजीशन हमारे पास निकल के आई थी किसी भी फ्रिंज की, एक्स एन इक्वल टू होता है ये डी पी अपॉन डी, ये पाथ डिफरेंस था। अब मैं कह रहा हूं कि इसकी वजह से कितना पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा आ गया,
तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस के लिए अगर मैं कहूँ कि न्यू पाथ डिफरेंस एक्स डैश मान लेते हैं, तो एक्स डैश की वजह से मैंने कहा कि डी, और ये p प्लस डेल्टा पी हो गया, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस डेल्टा पी आ गया अपॉन स्मॉल डी। तो ये शिफ्ट जो हुआ है वो डेल्टा एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स डैश माइनस एक्स। तो यहाँ से ये निकल के आ जाता है डी अपॉन स्मॉल डी इंटू डेल्टा पी। अब ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आपको पता करना पड़ेगा। भाई देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई लाइट है, ये डिस्टेंस यहाँ पर एयर में अगर ये डिस्टेंस p है, p डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो किसी और मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो वही डिस्टेंस उसके लिए म्यू t के बराबर हो जाता है। इसको हम लोग ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं, ये होता है ऑप्टिकल पाथ। तो भाई यहाँ t डिस्टेंस एयर में भी तो चल रहा था, ऐसा तो है नहीं कि ये t डिस्टेंस नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पर म्यू टी चल रहा है। तो डिफरेंस जो आया डेल्टा पी इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से म्यू टी माइनस वन माइनस टी। तो ये जो डिफरेंस निकल के आया है वो टी इंटू म्यू माइनस वन हो जाता है। अब इसी को इसमें रख दें तो ये डिफरेंस जो निकल के आया है वो डी अपॉन डी माइनस इंटू टी इंटू म्यू माइनस वन। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है डी अपॉन स्मॉल डी टी इंटू म्यू माइनस वन। इसी को हम लोग बीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं, बीटा अपॉन लेमडा इंटू टी म्यू माइनस वन। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि बीटा इक्वल टू फ्रिंज विड्थ जो होता है वो डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी होता है। तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू बी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन है इन एन आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन अ ग्लास प्लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है of thickness t is introduced in path of one of the interfering beam, wavelength lambda दिया हुआ है। The intensity at the position where the central maxima occurred previously remains unchanged. The minimum thickness of the glass plate is। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पाथ जो है, अगर सेंटर पर यहाँ पर पहले क्या बन रहा था, मैक्सिमा बन रहा था किसी पॉइंट पर, ये मान लीजिए कि मैक्सिमा है, ये यहाँ पर मैक्सिमा बन रहा था। तो यहाँ अब भी मैक्सिमा बन रहा है जब आपने टी थिकनेस बीच में इंट्रोड्यूस कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला मैक्सिमा यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किया, मतलब ये डेल्टा एक्स जो है वो शिफ्ट करके ऊपर पहुंच गया है। तो इसमें सिंपली आपको इतना समझना है कि यहाँ इन्होंने डायरेक्ट बता दिया है कि जो शिफ्ट हो रहा है वो बीटा के बराबर है, डेल्टा एक्स इक्वल टू बीटा आ गया। और हमारे पास डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या आया था शिफ्ट का, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी टी इंटू म्यू माइनस वन इंटू बीटा दे रखा, और बीटा इक्वल टू डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी होता है। तो डी डी कैंसिल हो गया, कैपिटल डी कैंसिल हो गया, t इंटू म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस वन इंटू इक्वल टू लेमडा दिया हुआ है। तो t इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 1.5 माइनस वन, तो यहाँ से निकल के 0.5 आ गया, 0.5 इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से t इक्वल टू निकल के आ जाएगा 2 लेमडा, 2 लेमडा। तो थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 2 लेमडा के इक्वल होनी चाहिए। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 रे ऑप्टिक्स से फिर से रिलेटेड है, क्लास 12 मिरर से है। बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की कहानी पता होना चाहिए और थोड़ा सा इंटेलिजेंस आपको यूज करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, टू प्लेन मिरर्स ए एंड बी आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। A light ray is incident at an angle of 30 degree at a point just inside one end of A. The plane of incidence coincide with the plane of figure. The maximum number of times the ray undergoes reflection, including the first one before it emerges out. तो यहाँ पर देखिए कि जो प्लेन इनके मिरर है उनके बीच की डिस्टेंस 0.2 मीटर है और लेंथ जो दिया हुआ है वो 2√3 मीटर दिया हुआ है। ए नीचे वाली प्लेट है और बी ऊपर वाली प्लेट है।
अब अगर हम इसको रीड्रॉ करें, अब देखिए ये इंसिडेंट रे यहाँ पर आती है, ए पर स्ट्राइक करती है एंगल 30 डिग्री पर यहाँ पर। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये यहाँ से ये एंगल जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो भी नॉर्मल से 30 डिग्री बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। अब देखिए भाई, अगर ये यहाँ से गया तो इस तरीके से ये यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये इधर जाएगा, इस तरीके से सो ऑन ये चलता रहेगा जब तक वो बाहर नहीं निकल जाएगी। अब हमें ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो दिया हुआ है 0.2 मीटर, और ये जो L है यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है 2√3 मीटर दिया हुआ। अच्छा, मैं इस डिस्टेंस को x मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की। अब देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूँ, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें हमें पता है ये x अननोन है, निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें इसका परपेंडिकुलर पता है और ये एंगल पता है। इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूँ तो ये tan थीटा अगर मैं अप्लाई करूँ कि tan 30 डिग्री इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस x इक्वल टू 0.2, और ये tan 30 होता है 1/√3, तो ये आ गया x अपॉन 0.2, तो x इक्वल टू 0.2 अपॉन √3, ये आ गया x। एक रिफ्लेक्शन में ये यहाँ तक निकल के आ गया। अब देखिए हमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे पता कर सकते हैं? अलोंग मिरर कितने होंगे ए के अलोंग, ये x का बता रहा है, तो ये निकल के आएगा कि अगर मैं निकालूं L अपॉन एक्स कितना होगा, L अपॉन एक्स, L दिया हुआ है 2/√3 डिवाइडेड बाई 0.2 अपॉन √3, तो ये जो निकल के आता है ये यहाँ से 6 अपॉन 0.2, तो ये 30 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 30 रिफ्लेक्शंस होंगे टोटल, वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर हम ऑप्शन में देखें बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट